के बीच में झगड़ा लगाने के लिए जाति संगठन काम करते हैं। हम लोगों ने सोचा इसमें अगर समाज का कोई आघात होगा तो इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी हम लोगों की होगी, सत्यानाश करवाते होगी। इसलिए कोई ऐसी पहल होनी चाहिए कि जात केवल झगड़ा लगाने के लिए नहीं, जात को जोड़ने के लिए प्रयोग हो। हम और प्रभात दादाजी ने बैठ करके चिंतन किया कि क्या ऐसा किया जाए, कैसे जात के संगठन के लोगों को दूसरी जात के संगठन के लोगों में भाईचारा बनाए, एक साथ कैसे बैठाने की क्या की जाए, कौन सा वो रास्ता हो सकता है। उसमें निकल के आया अगर कभी जातियों के महापुरुषों की विचारधारा उन जाति संगठन के अंदर पहुंचा दी जाए तो हमारे महापुरुषों का उद्देश्य और लक्ष्य एक था। उससे अगर हमारा समाज वाकिफ होगा तो हम एक साथ बैठकर उठेगा भाईचारा बनाने का काम कर सकते हैं। धन्यवाद देता हूँ मैं यादव महासभा के लोगों को। आज वो दिन आया कि हम पिछड़े समाज के लोग एक मंच पर बैठे थे। साथियों, इसका प्रयोग शुरू किया। सबसे पहले ऐसा नहीं कि दूसरे से केवल अपेक्षा रखी जाए। अगर कोई कार्यक्रम बनाते हैं, कोई कार्यक्रम आयोजन करते हैं, उसकी शुरुआत हमको भी अपने से करनी चाहिए। हम लोगों ने 17 सितंबर को जयंती के कार्यक्रम में 2 साल से अंदर इस साल को हमने जो कार्यक्रम किया संयुक्त सामाजिक एकता मंच पे किया और सभी जातियों के प्रतिनिधियों को एक साथ मंच पे बैठा कर 1,500 से 2,000 लोगों के बीच में उस विचारधारा अपने महापुरुषों को देने लगा। वहां से कारवां चला। आज भी मैं इस कार्यक्रम में विलंब से आया। उसमें भी 24 तारीख को एक कर्पूरी ठाकुर साहब की जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, समाजवादी प्रखर नेता रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनकी जयंती 24 तारीख को होने जा रही है। उस कार्यक्रम को भी जाति में सीमित न किया जाए, उसकी पहल में मैं लगा हुआ था कि वो भी एक जात का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर समाजवादी थे, अम्बेडकरवादी थे, बहुजन विचारक थे, तो कार्यक्रम भी बहुजन समाज के लोगों के बीच में होना चाहिए। उस कार्यक्रम की डिजाइन कराने में मुझे विलंब हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। साथियों, डॉक्टर पैसे में हूँ, पैसे के आधार पर समझाने का प्रयास करूंगा। ये शरीर है मानव का, इस मानव के शरीर के अंदर 2 कोशिकाएं काम करती है, 2 कोशिकाएं काम करती है, जो एक रक्त को सारी कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करता है और एक गंदे रक्त को फिर से हृदय में पहुंचाने का काम करता है, जिसका नाम होता है, एक का नाम सिरा और एक का नाम धमनी। अगर सिरा अपना काम करना बंद कर दे तो ये शरीर बचने वाला नहीं है। इसी तरह अगर धमनी अपना काम करना बंद कर दे तो ये शरीर बचने वाला नहीं है। उसी तरह से इस देश को चलाने के लिए 2 व्यवस्थाएं काम करती है। उन व्यवस्थाओं पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो डॉक्टर कितना भी इलाज मर्ज का कर दे, अगर डायग्नोज सही नहीं किया, मर्ज को पकड़ा नहीं तो एंटीबायोटिक कितनी भी खवाओ, मर्ज ठीक होने वाला नहीं है। तो जिस तरह शरीर को पूरा धमनी संचालित करती है, कोई आत्मा परमात्मा का चैम्बर इस शरीर के अंदर नहीं होता है। उसी तरह इस देश की जो व्यवस्था काम करती है, एक सामाजिक व्यवस्था है और एक राजनीतिक व्यवस्था है। दोनों व्यवस्थाओं को अगर हम नहीं समझे तो हम इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में काबिज होने वाले नहीं। सामाजिक व्यवस्था में सबसे प्राचीन इतिहास की बात करें, मैं एक उदाहरण के माध्यम से बात करूंगा। विज्ञान के स्टूडेंट हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ, डार्विन का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस सृष्टि में मानव की उत्पत्ति कैसे हुई ये सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर मानव की उत्पत्ति एक तरीके हुई है तो कोई ऊंच और कोई नीच कैसे हो सकता है? ये सोचना होगा कि लोगों ने समाज
किसी को अछूत बनाया और किसी को सछूत बनाया। ये कौन लोग हैं, उनको पहचानने की जरूरत है। सामाजिक व्यवस्था में हम लोग 6,743 जातियों में हमको बांटा गया और एक जाति और दूसरी जाति के बीच में नफरत सिखाया गया। एक दूसरे के साथ उठना बैठना, भाईचारा, रोजी रोटी का कोई व्यवहार नहीं रखा गया। हम लोग जातियों में बट गए, उसको एकत्रित करना होगा। मानव का विकास बढ़ा तो सबसे पहले हमारे लोग पशुपालक बने, पशुपालक बने। कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद कृषि पर आधारित समाज बना तो हम कृषक बन गए। जातियां कहाँ से आई, वर्ण व्यवस्था कहाँ से आए? ये धार्मिक ग्रंथों से, पैदाइश से वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था धार्मिक ग्रंथों की पैदाइश है। जब हिंदी भाषा के शब्द की उत्पत्ति ही इस कलयुग में हो रही है तो श्वेता द्वापर में कौन साहित्य लिख रहा था? ये सारे ग्रंथ कलयुग में लिखे हुए हैं, एक व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए हैं और कोई भी व्यक्ति अपनी या अपने समाज की बुराई नहीं लिखता। इसलिए साथियों, सामाजिक व्यवस्था को हमको समझना होगा और इस जातियों में बटे हुए समाज को एकजुट करना होगा। इसी के साथ में जो राजनीतिक व्यवस्था है, साथियों, राजनीति में भी व्यक्ति राजा नहीं होता। इस लोकतंत्र में विचारधारा राज करती है, विचारधारा राज करती है और इस देश के अंदर दो तरह की विचारधारा काम कर रही है। इस देश का इतिहास पढ़ा जाए तो हमेशा दो सभ्यताओं के बीच का संघर्ष लिखा गया है इस देश के इतिहास में। वो विचारधारा कौन सी है? एक सामंतवादी विचारधारा है और एक अम्बेडकरवादी विचारधारा है। एक सामंतवादी विचारधारा है जो हमको उसी जातिवादी ऊंच नीच भेदभाव दिखाने मानने का काम करती है और दूसरी अम्बेडकरवादी विचारधारा है जिस देश के बहुसंख्यक को, सभी वर्गों को सामाजिक समानता के आधार पर चलाने की बात करता है। हमको डिसाइड करना होगा हम किस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। अगर सामंतवादी विचारधारा को मानते हैं तो फिर हम राजनीतिक सत्ता में तभी आ सकते हैं जब बीजेपी जैसी सामंतवादी पार्टी से बड़ा सामंतवाद को माफ करके दिखाए, तभी हम सत्ता में पुनर्वास कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते हम लोग तो वास्तव में हम सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे। बीजेपी से बड़ा सामंतवादी बनना होगा, नहीं तो दूसरा विकल्प है समाजवाद और अम्बेडकरवाद के सिद्धांत पर इस देश को और समाज को तैयार करना। अगर समाजवाद और अम्बेडकरवाद के सिद्धांत पे जिसमें सबको समानता भाईचारे का सिद्धांत हो, उसके आधार पर अगर हम समाज को तैयार करते हैं तो वास्तव में हम इस देश के हमारी पीढ़ियां कभी साथ हुआ करती थी, हम पुनः इस देश के हुक्मरान बनेंगे। इस ऐसी आपको उम्मीद है।